Okay, now listen to me very carefully because this concept is based on derivatives. Differentiation जो last time हमने किया था उसके ऊपर ही based है ये, ठीक है? So I'll do differentiation revision and then let's jump to integration. If you remember, if you have a graph of y versus x, कोई भी अगर ग्राफ है अपने पास, ठीक है, तो अपने को स्लोप निकालना तो कैसे स्लोप निकाल सकते हैं? We'll take 2 points ना. Let's put this, say this point is some x1, this is some y1. We'll take one more point. Let's say this is some x2, this is some y2, है ना? याद है क्या? And then what is the slope? It will be y2 minus y1 upon x2 minus x1, which is actually delta x, sorry, delta y upon delta x, है ना? Now if you remember, we used to call this average slope because it is slope between these 2 points, which is obviously changing as you go ahead, है ना? 1 से लेके 2 तक जा रहे हैं तो स्लोप बहुत बार चेंज हो रहा है, तो याद है क्या? ठीक है, तो स्लोप अगर एक पर्टिकुलर पॉइंट पे चाहिए तो हाउ डू यू गेट इट? लेट्स से इफ आई वांट स्लोप एट दिस पॉइंट, तो व्हाट डू यू डू? हाँ हाँ, tan थीटा और क्या कर सकते हैं? अगर एक पर्टिकुलर पॉइंट पे स्लोप चाहिए तो क्या करना पड़ेगा? तो यू कैलकुलेट समथिंग कॉल्ड एज dy by dx, डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x. याद है क्या थोड़ा सा? ठीक है, व्हाट इज dy by dx? इट इज स्लोप एट अ पर्टिकुलर पॉइंट, ठीक है. डेल्टा y by डेल्टा x क्या है? स्लोप बिटवीन 2 पॉइंट्स. याद है क्या थोड़ा सा? ठीक है, dy by dx, व्हाट इज dy by dx? यहाँ पे dy by dx में ये d by dx क्या है? इट इज एन ऑपरेटर. इसको अपने ऑपरेटर बोलते थे ना. इसको निकालने के लिए फॉर्मूलाज थे अपने, ठीक है. फॉर एग्जांपल व्हाट इज d by dx ऑफ x रेज टू n? क्या फॉर्मूला है? n x रेज टू n माइनस 1, है ना? ठीक है. व्हाट इज d by dx ऑफ sin x? इट वाज cos x, है ना? मतलब ठीक है, तो ये ऑपरेटर को सॉल्व करने के फॉर्मूलाज थे दैट वी डिड लास्ट टाइम, है ना. व्हाट वाज द पर्पस ऑफ डिफरेंशिएशन? टू गिव यू स्लोप एट अ पर्टिकुलर पॉइंट. समझा क्या? एक पॉइंट पे स्लोप चाहिए, ठीक है, तो क्या करना पड़ेगा? dy by dx करना पड़ेगा, तो डेल्टा y by डेल्टा x के 2 पॉइंट्स चाहिए रहता है, अब वो एवरेज स्लोप देगा तुमको. तो याद आ रहा है क्या लास्ट लेक्चर? ठीक है, अभी थोड़ा सा यहाँ पे आता है. देयर इज वन मोर प्रॉब्लम दैट वी वांट टू सॉल्व, ओके, व्हिच इज फाइंडिंग एरिया अंडर द कर्व. लेट्स से वी हैव अ सेम कर्व. ऐसा कोई कर्व है, ओके. इफ आई गिव यू वेरी सिंपल कर्व, जैसे एक सिंपल सा कर्व दे दिया ऐसे लाइक दिस, और तुमको बोला कि इस कर्व के नीचे का एरिया बताओ, तुम्हारे लिए बहुत आसान है. यू विल से दैट कि आई जस्ट गेट एरिया ऑफ ट्रेपेजियम. अगर वो फॉर्मूला नहीं आता है तो क्या कर सकते हो कि ये एरिया निकाल सकते हो और ये एरिया निकाल सकते हो, ऐड कर दिया, आंसर आ जाएगा, है ना. ठीक है, कभी कभी क्या होता है कि हम लोग को ना एरिया अंडर द कर्व निकालना होता है, ओके. जैसे ये y है और ये x है, तो कर्व के नीचे कितना एरिया है वो भी कुछ रिप्रेजेंट करता है. समझ में आया क्या? ओके. अब ये निकालने का इजी तरीका क्या है कि द शेप इज नोन टू अस, तो हम लोग फॉर्मूला लगा के निकाल लेंगे. बट अगर मैंने ऐसा कोई कर्व दे दिया, ठीक है, लेट्स से इफ आई गिव यू कर्व लाइक दिस, so if I give y is equal to ax square, do you remember what is this? y is equal to ax square किसका कर्व है? पैराबोला. क्या है पैराबोला? कुछ भी. कर्व विल बी लाइक दिस, ठीक है. अब मैंने तो बोला इसका एरिया निकाल, मैं बोलूँगा यहाँ से लेके यहाँ तक का एरिया निकाल के दे. कैन यू फाइंड इट? आंसर इज नो. ठीक है, ये कौन सा शेप हुआ मतलब? ठीक है, चल ये वाला एरिया तो खैर निकाल भी लेंगे, बट ये कर्व के नीचे का कितना एरिया है, दिस इज थोड़ा impossible to get. Are you able to understand? It is a challenging problem, right? ठीक है, to get the area under such curves. समझ में आएगा? एक ये चीज़ तुमको समझना है, ठीक है. एक और चीज़ समझना है, देखो मैथ्स में we have something called as summation. For example, if I write summation of I where I is going from 1 to 5, इसका मतलब क्या होगा? Sum of 1 to 5. हाँ, तो what you will do is you say it is 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus 5, राइट. समेशन सिंबल देखा है क्या हमने? पहले किया है क्या समेशन सिंबल? ठीक है, लोअर स्टैंडर्ड में समेशन था तुम लोगों को. हैव यू एवर यूज दिस सिंबल? यूज किया है, ठीक है. अच्छा, इफ आई राइट समेशन ऑफ
I square where I is going from 1 to 2 for example, then what do you write? 1 square plus 2 square, बस इतना ही, ठीक है. If I write summation of I square 1 to I is going from 1 to n, तो क्या होगा? 1 square plus 2 square plus 3 square so on up to n square, isn't it? समझ में आया ना? ठीक है. अब समेशन का प्रॉब्लम क्या है बताओ मेरे को. समेशन क्या करता है कि उसने 1 को ऐड किया, फिर डायरेक्टली वो 2 को ऐड करता है, फिर 3 को एंड 4 को. मतलब वो क्या कर रहा है पता है? इफ यू लुक एट द नंबर लाइन 0 1 2 3 एंड सो ऑन, राइट. तो समेशन क्या कर रहा है? इसको ऐड कर रहा है, फिर जंप करके डायरेक्टली इसको ऐड कर रहा है, फिर वो जंप करके फिर इसको ऐड कर रहा है. समझा? वो नंबर्स को ऐड नहीं कर रहा है जो इनके बीच में, इसको तो भूल जा रहा है वो. समझ में आया? समेशन को वी कॉल एज डिस्क्रीट एडिशन, या इसको एक और बोलते हैं लोग डिसकंटिन्यूअस एडिशन. Why? Because you understand what this summation is doing. It is just adding 1, फिर 1 और 2 के बीच में थोड़ा इन्फिनिट नंबर्स, राइट. ठीक है, उसको छोड़ के सर 2 को ऐड कर रहा है, फिर डायरेक्टली ये नंबर्स को छोड़ के 3 को ऐड कर रहा है एंड सो ऑन. इसलिए बोलते हैं कि इट्स लाइक हॉप एडिशन. समझ में आ रहेगा? 1 को ऐड किया, 2 को ऐड किया, 3 को ऐड, बाकी के नंबर से क्या हो गया? ठीक है, वो ये सिंबल ध्यान नहीं देता. समझ में आ रहा है? वो सिंबल को इसको कोई वरी नहीं है उसका मतलब. ठीक है, ओके. समेशन विल जस्ट ऐड, क्या बोलते हैं, 1 2 3 4, बीच के जो नंबर्स है उसको छोड़ देता है. समझ में आया क्या? ठीक है, दैट यू अंडरस्टैंड समेशन का प्रॉब्लम क्या है. समेशन क्या करता है? इट इज अ डिसकंटिन्यूअस एडिशन. इट इज नॉट एडिंग कंटिन्यूअसली फ्रॉम 1 to n. ठीक है, व्हेन यू राइट कि समेशन 1 to n लिख दिया मैंने यहाँ पे, ओके, तो 1 2 3 4 n तक एक्चुअली उसने एडिशन तो किया है n तक, बट उसने बीच के नंबर्स को छोड़ा हुआ है. समझा? तो ये कंटिन्यूअस एडिशन नहीं है. इट्स नॉट अ प्योर एडिशन. आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम विद समेशन साइन. ठीक है, समेशन हमको लगता है कि नंबर्स को ऐड कर रहा है, पर वो वही नंबर को ऐड कर रहा है जो इंटीजर्स है, बस बीच के सारे नंबर को छोड़ दे रहा है वो. समझा? ठीक है, तो एक्चुअली जब ही मैथमेटिशियंस विल ट्राई टू गेट दिस एरिया, जब ये एरिया निकालने की कोशिश कर रहे थे वो लोग, तो एक तरीका क्या हुआ, उसने बोला कि लेट्स से दिस इज अ कर्व, ओके, एंड व्हाट आई डू इज लेट्स टेक एन एग्जांपल. लेट्स से लाइक y इज इक्वल टू 4x² ले लेते हैं. ठीक है, और लेट्स से मुझे यहाँ से यहाँ तक का एरिया चाहिए, ये एरिया मुझे चाहिए. ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने बोला कि लेट्स टेक वन वैल्यू, लेट्स टेक x1. यहाँ पे कोई रैंडम वैल्यू लेते हैं x1. ठीक है, फिर बोला कि नेक्स्ट x2, ठीक है, लेते हैं एक और नंबर ले लेते हैं x2. ओके, अभी मैं इसको बड़ा बना रहा हूँ, बट तुम समझो ये बहुत छोटा इंटरवल है. इफ यू रिमेंबर द dx वाला कॉन्सेप्ट. ठीक है, लेट्स से दिस x2, ओके, एंड लेट्स से x1 जो है वो कुछ 2 है, और x2 जो है वो 2.00000000. इट्स वेरी स्मॉल, मतलब वेरी, द इंटरवल इज वेरी स्मॉल. इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करोगे, डेल्टा x जो आएगा वो ऑलमोस्ट 0.00000 ऐसा कुछ आएगा. समझ में आएगा? ठीक है, एकदम छोटा इंटरवल ले रहा हूँ, मतलब अगर ये 2 है, ठीक है, तो नेक्स्ट 2 के जस्ट नेक्स्ट नंबर ले रहा हूँ मैं. समझा? उसका फायदा क्या है पता है क्या, कि अगर समझो कि मैं x में x1 डालूंगा तो y की वैल्यू क्या आएगी. इफ आई पुट x1 as 2, ठीक है, y का वैल्यू क्या आएगा, फॉर y1 विल बी व्हाट, इट विल बी 4 into 2 square which is how much, 16. समझा? अभी मैं अगर x2 सब्स्टिट्यूट करूँ, y2 निकालूं, तुमको क्या लगता है कि 16 के आसपास रहेगा कि 16 से बहुत बड़ा रहेगा? एकदम आसपास ही रहेगा, बिकॉज सी ना, दिस इज 2, ठीक है, एंड दिस इज 2.0001. ठीक है, तो दिस विल बी सम 16.000001, ऐसा कुछ आएगा. समझ में? इट विल बी ऑलमोस्ट 16 ओनली. अगर इन द पॉइंट, ठीक है, मैंने ऐसा 2x लिया है, ठीक है, जो बहुत पास में है ना. द इंटरवल दैट आई हैव टेकन, इसको इंटरवल डेल्टा x, इसको बोलेंगे इंटरवल. ठीक है, आई हैव टेकन दैट इंटरवल इज वेरी वेरी स्मॉल. ठीक है, सो स्मॉल दैट ये इंटरवल में, ये जो इंटरवल है तुम्हारा, ठीक है, ये इंटरवल इतना छोटा है कि इस इंटरवल में y की वैल्यू, अभी तुझे देख के डायग्राम में ऐसा लगेगा कि यहाँ y की वैल्यू कुछ और है और यहाँ y की वैल्यू कुछ और है, राइट. समझ में आ रहा है? देखना, अगर यहाँ ये x1 डाला तो मुझे 16 मिला, राइट. ठीक है, x2 डालूंगा तो कुछ और मिलेगा y का वैल्यू, बट मैं बोला कि मैं ये इंटरवल इतना छोटा ले रहा हूँ, ठीक है, कि y ऑलमोस्ट कांस्टेंट है यहाँ पर, मतलब y की एक सिंगल वैल्यू मिलेगी, अप्रॉक्सीमेटली 16 ले लो अपने दिमाग में समझने के लिए. समझा? इसका फायदा क्या होगा सीख. ठीक है, अगर ये इंटरवल बहुत छोटा है तो दिस विल बी ऑलमोस्ट लाइक दिस, ऐसा कुछ दिखेगा ये. ठीक है, एंड ये जो इंटरवल है दैट्स कॉल्ड डेल्टा x. अब डेल्टा x इज वेरी वेरी स्मॉल. ठीक है, इट्स टेंडिंग टू 0, तो वी कैन कॉल इट dx इफ यू रिमेंबर. अगर इंटरवल बहुत छोटा होता है, इतना छोटा कि वो 0 जा रहा है, ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं अपन, इन्फिनिटली स्मॉल वैल्यू, राइट. 2.001 -2 किया, क्या मिलने वाला है अपने को,
बहुत छोटा नंबर मिला, राइट। इतने छोटे नंबर को अपन dx बोलते हैं, डिफरेंशियल x बोलते हैं, राइट। अब ये तो छोटा सा नंबर है, ये जो भी dx है अपना, ठीक है, ये dx और यहाँ पे y है, राइट। तो इफ आई डू y इंटू dx, ये y है, दिस इज y। एक मिनट बोला, थोड़ा समझाया था ऐसे। देखो फॉर एग्जाम्पल, अगर इफ आई पुट y इज इक्वल टू 4x स्क्वायर, इफ आई पुट x का वैल्यू एज 2, आई विल गेट y का वैल्यू एज 16, राइट। ठीक है, इफ आई पुट x का वैल्यू एज 3, then I get y का वैल्यू एज कितना मिलेगा बताओ, 9 इंटू 4, राइट, 36। ठीक है, व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू राइट नाउ इज टेक x का वैल्यू वेरी वेरी स्मॉल, 2.00001 ऐसा कुछ ले लो, ठीक है। उससे क्या होगा कि जो y का वैल्यू मिलेगा वो भी बहुत पास का मिलेगा, ठीक है। इतना छोटा होगा कि मैं y को मान सकता हूँ कि ये y का वैल्यू और ये y का वैल्यू ऑलमोस्ट सेम है, ठीक है। उससे क्या होगा कि ये y मुझे पता है और ये dx मुझे पता है, इफ आई मल्टीप्लाई आई गेट एरिया ऑफ दिस रेक्टेंगल। समझ में आ रहा है क्या? ठीक है, तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू इज कि दिस इज डेल्टा एक्स, दिस वैल्यू इज y, इफ आई मल्टीप्लाई बोथ ऑफ देम, ठीक है, तो y इंटू डेल्टा एक्स, और स्पेसिफिकली आई शुड कॉल इट y इंटू डी एक्स, ठीक है। दिस वैल्यू रिप्रेजेंट्स एरिया ऑफ दिस रेक्टेंगल, एंड इफ आई ऐड सच रेक्टेंगल्स, ऐसे रेक्टेंगल्स को ऐड करते जाऊं तो मुझे मेरा एरिया अंडर द कर्व मिल जाएगा। आई गेट द पॉइंट? ये मैथमेटिशियन लोग का लॉजिक है, समझ में आ रहा है? मैं तुमको सिर्फ एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि उन्होंने इंटीग्रेशन कैसे लाइफ में लाया, ठीक है। व्हाट दे आर ट्राइंग टू टेल कि मेरे को एरिया अंडर द कर्व चाहिए, ठीक है। तो उसने क्या बोला कि एक y ले ले, फिर एक डेल्टा x ले ले, तो तुझे एक रेक्टेंगल मिल जाएगा, उस रेक्टेंगल का एरिया निकाल, वैसे स्मॉल स्मॉल रेक्टेंगल को ऐड करते जा तो ये तुझे एरिया अंडर द कर्व मिल जाएगा, समझा? y हैज टू बी स्मॉल बिकॉज इफ आई टेक बिगर रेक्टेंगल, ठीक है, देन प्रॉब्लम इज कि आई विल मिस दिस एरिया, है ना। दिस इज y और ये डेल्टा x ले लिया अगर, ठीक है, तो मुझे ये एरिया मिलेगा, ये एरिया छूट जाएगा, समझा? इसलिए मुझे ये रेक्टेंगल को बहुत छोटा बनाना चाहिए, इतना छोटा कि ये ऑलमोस्ट रेक्टेंगल ही हो, मतलब ये कर्व एकदम फ्लैट हो जाए। समझ में आ रहा है क्या? why there is no delta x, why there is dx, because I want the rectangle to be very very small, because if it is a rectangle is very big, ठीक है, तो ये एरिया y इंटू डेल्टा एक्स करूंगा तो ये एरिया छूट जाएगा मेरे से। तो समझ में आया क्या? ठीक है, इसलिए डेल्टा एक्स को dx में कन्वर्ट किया है। एनी क्वेश्चंस? ठीक है, तो द होल लॉजिक इज दिस। अगर तुमको समझ में आ गया ये चीज, तो लॉजिक क्या लगाया उसने, बोला कि कर्व में यहाँ से यहाँ का एरिया चाहिए, ठीक है, तो दिस इज योर x, दिस इज योर नेक्स्ट इंटरवल, दिस इज x प्लस डी एक्स, बहुत छोटा सा वैल्यू लेना है, एंड दिस विल बी योर y, एंड y इंटू डी एक्स रिप्रेजेंट्स एरिया ऑफ दिस स्मॉल रेक्टेंगल, ठीक है। एंड इफ यू डू समेशन ऑफ y इंटू डी एक्स, देन यू शुड गेट एरिया अंडर कर्व। समझ में आया क्या? डू यू एग्री विद दिस आर्गुमेंट और नॉट? अगर मैंने y लिया और नेक्स्ट dx, इसको dx बोल रहा हूँ मैं, y इंटू डी एक्स करूँगा तो मुझे इसका रेक्टेंगल का एरिया मिल जाएगा, ठीक है। इसको ही मैं ऐड करते जाऊँगा अगर, ठीक है, तो मुझे एरिया अंडर कर्व मिल जाना चाहिए। समझ में आया क्या? बट देयर वाज अ प्रॉब्लम क्या है कि ये जो समेशन सिंबल है, इसका इशू क्या है कि ये 1 के बाद सीधा 2 को ऐड करता है, ठीक है। मतलब वो क्या करेगा, ये रेक्टेंगल को ऐड करने के बाद सब वैल्यूज छोड़ के डायरेक्टली इसको ऐड करने बैठ जाएगा, फिर सबको छोड़ के फिर इसको ऐड करेगा, ठीक है। तो समेशन की वजह से क्या होता है कि मुझे एरिया अंडर कर्व प्रॉपर्ली मिलता नहीं है, क्योंकि वो हॉप एडिशन है, ठीक है। 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, जो बीच के नंबर्स को ये गायब कर देता है। समझ में आया क्या? ठीक है, प्रॉब्लम नंबर 1। प्रॉब्लम नंबर 2 क्या है कि dx, ठीक है, डिफरेंशियल x जो है वो कैलकुलस में डिफाइन होता है, जो आपने डिफरेंशिएशन में किया था, वो नॉर्मल मैथमेटिक्स में डिफाइन नहीं होता है, ठीक है। नॉर्मल मैथमेटिक्स में dx का वैल्यू इज ऑलमोस्ट 0, ठीक है, एंड एनीथिंग मल्टीप्लाइड बाय 0 विल गिव यू 0 ओनली। तो एक्चुअली व्हाट यू आर डूइंग इन नॉर्मल मैथ्स के हिसाब से, तो 0 से मल्टीप्लाई करके समेशन, इसका 0 का आंसर 0 जाना चाहिए। नॉर्मल मैथ्स फेल हो जाता है dx को ऐड करने में। समझ में आया क्या? व्हाट इज द प्रॉब्लम? ठीक है, इफ आई टेक वेरी वेरी स्मॉल इंटरवल, ठीक है, ये अगर ये 2 है और ये 2.00000001 है, सबट्रैक्ट करूंगा तो ये जो dx की वैल्यू आएगी वो ऑलमोस्ट 0 हो जाएगी, और ऑलमोस्ट 0 तो मतलब नॉर्मल मैथ्स को 0 ही मान के चलता है। समझ में आ रहा है क्या? और 0 से मल्टीप्लाई किया कुछ तो आंसर 0 आएगा, और ऐड किया तो भी 0 आना चाहिए, समझा? तो नॉर्मल मैथ्स कैन नॉट यूज dx ओनली, फॉर देम देयर इज नो डेफिनेशन ऑफ dx, समझा? ठीक है, तो नॉर्मल मैथ्स का 2 प्रॉब्लम है। पहला कि dx के साथ वर्क कैसे करना उसको नहीं आता, ठीक है। सेकेंड, उसको समेशन से अगर चलो कैसे तो वर्क करा भी दिया तो समेशन विल ऑल्सो फेल,
ठीक है, तो समेशन इज गोइंग टू गिव यू डिसकंटिन्यूअस रिजल्ट, इट्स नॉट गोइंग टू कंटिन्यूअसली ऐड एवरीथिंग। आई कैन प्रॉब्लम्स, ठीक है। ये दो चैलेंज की वजह से हमने बोला कि ये चीज़ नहीं चलेगी। समझ में, समेशन हम यूज़ नहीं कर सकते और डीएक्स में हमको पता ही नहीं क्या चीज़ है, समझा ना, ठीक है। तो उनको एक नया मैथ लाना पड़ा, ठीक है, टू गेट एरिया अंडर द कर्व, एंड दैट मैथ इज इंटीग्रेशन। यू गेट द कॉन्सेप्ट की इंटीग्रेशन लाया कि लाइफ में, ठीक है। उन्होंने क्या बोला कि समेशन को हटाओ, ठीक है, एंड वी इंस्टेड ऑफ हैविंग समेशन ऑफ वाई डीएक्स विल डिफाइन अ न्यू फंक्शन या न्यू ऑपरेटर, समेशन इंटीग्रेशन ऑफ वाई डीएक्स। ये सांप जैसा सिंबल जो है उसको इंटीग्रेशन बोलते हैं। समझ में आया क्या, ठीक है। इंटीग्रेशन ऑफ वाई डीएक्स मतलब क्या है कि वाई इज योर वाई का वैल्यू, डीएक्स इज योर स्मॉल इंटरवल, ऐसे एक स्मॉल रेक्टेंगल बनेगा वाई डीएक्स का, उसको हम कंटिन्यूसली ऐड कर रहे हैं बस, समझा। तो समेशन रिप्रेजेंट्स डिसकंटिन्यूअस एडिशन, इंटीग्रेशन रिप्रेजेंट्स कंटिन्यूअस एडिशन, समझा क्या, ठीक है। इंटीग्रेशन एक ऐसा सिंबल है जो हर एक नंबर को ऐड करेगा 0 से लेके 1 तक या जो भी तुमने दिया है। इज मेकिंग सेंस, समझ में आया क्या, ठीक है। अंडरस्टैंड कि इंटीग्रेशन एंड समेशन बोथ रिप्रेजेंट एडिशन, ठीक है, बट द डिफरेंस इज दिस विल ऐड ओनली 1 2 3 4 हॉप एडिशन, डिसकंटिन्यूअस एडिशन वो सब कुछ ऐड करेगा। अगर इंटीग्रेशन में लिखता हूं कि इंटीग्रेशन 1 to 10 तो सारे नंबर्स को ऐड करेगा, ऐसे एक भी नंबर छोड़ता नहीं है, वो सब ऐड करता है। आई गेट द पॉइंट, ठीक है। तो एज अ स्टूडेंट यू शुड अंडरस्टैंड कि जो फर्स्ट इंटरप्रिटेशन इंटीग्रेशन का है वो क्या है कि इंटीग्रेशन क्या है, इट इज अ प्रोसेस ऑफ कंटिन्यूअस एडिशन, पहला चीज दैट यू शुड अंडरस्टैंड। सेकंड, if I do that, if I get integration of y dx, it will represent area under the curve. And why do I need area under the curve? That we'll see when you do physics part of it. We are doing math part अभी, समझ में आएगा। कभी कभी ऐसा होता है कि एरिया अंडर द कर्व कुछ ना कुछ रिप्रेजेंट करता है, ओके, वो दिखाऊंगा मैं, तो बताऊंगा मैं, ठीक है। तो जहां पे भी एरिया अंडर द कर्व चाहिए तो या तो तुम इसके लिए यूज करो इंटीग्रेशन को, या कभी कभी क्या होता है कि तुम्हें कंटिन्यूसली ऐड करना होता है, तब तुम यूज कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, समझो ये बोर्ड है, ठीक है, और ये बोर्ड का मुझे सेंटर ऑफ मास चाहिए, समझ में आ रहा है क्या, या कोई भी वियर्ड शेप उसका सेंटर ऑफ मास चाहिए, तो हम क्या करते हैं फिजिक्स में कि एक छोटा सा पार्ट लेते हैं बोर्ड का, उसका सेंटर ऑफ मास ढूंढते हैं, फिर क्या करते हैं उसी चीज को लॉजिकली ऐड करते करते जाते हैं। तब वो लॉजिकली ऐड करने में इफ आई यूज समेशन का साइन, प्रॉब्लम क्या है, समेशन इसको ऐड करेगा, फिर इसको ऐड करेगा, फिर इसको ऐड करेगा, ऐसे समझ में आ रहेगा, समेशन बीच के वैल्यूज को भूल जाएगा। अगर पॉइंट, ठीक है, इसलिए ऐसे केसेस में आई यूज इंटीग्रेशन। इज मेकिंग सेंस टू यू व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? हाँ, आर यू गेटिंग द पॉइंट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, ठीक है। फिजिक्स में ऐसा बहुत बार होगा, ठीक है, कि जहाँ पे तुमको बहुत बड़ा कोई प्रॉब्लम दिया है, ठीक है, उसको तुमको तोड़ना पड़ता है ना, यू हैव टू डिवाइड इट वेरी स्मॉल पार्ट तुम लोगे, फिर उस स्मॉल पार्ट पे वर्क करोगे एंड देन यू वांट टू एक्सट्रापोलेट द रिजल्ट। तो व्हेन यू एक्सट्रापोलेट द रिजल्ट यू हैव टू डू समेशन, यू हैव टू ऐड, ओके। तो दिस टेक्निक ऑफ एडिशन इज वेरी बैड बिकॉज व्हाई इट्स गोइंग टू ऐड 1 2 3 4 ऐसे बीच के नंबर्स को गायब कर देता है वो, ठीक है। हम लोग जो काम करते हैं फिजिक्स में मोस्टली कंटिन्यूअस ऑब्जेक्ट्स पे काम करते हैं, तो वहां पे ये एडिशन नहीं चलता, तो वहां पे इसको यूज करना पड़ता है, समझ में आ रहा है क्या। तो जहां पे भी तुमको याद लॉजिकली क्या याद रखना है कि जहां पे कंटिन्यूसली ऐड करना है वहां पे इंटीग्रेशन यूज करेंगे, या ग्राफ में अगर कर्व के नीचे का एरिया चाहिए तो या इसको यूज करेंगे। तो देयर आर टू यूजेस ऑफ इंटीग्रेशन, वन कंटिन्यूस एडिशन एंड सेकंड एरिया अंडर द कर्व। तो व्हेन वी डू ग्राफिकल सम्स वी विल यूज इट फॉर दिस पर्पस, ठीक है। जब फिजिक्स के हार्डकोर प्रॉब्लम्स करेंगे काइनेमेटिक्स के तब इसको यूज करेंगे, समझा। एज यू सी जब ये कोर्स प्रोग्रेस होएगा तो तुमको उसका रियल यूज समझ में आएगा, ठीक है। पर अभी के लिए इतना समझो कि इंटीग्रेशन का दो ही काम है, एक कंटिन्यूसली ऐड करने का, दूसरा एरिया अंडर द कर्व, समझा। लिखते हैं, चलो आज थोड़ा कुछ लिख लेते हैं, लेट्स राइट फ्यू स्टफ। ये वाला डायग्राम बनाओ मैं जो बना रहा हूँ अभी। जस्ट ड्रॉ दिस ग्राफ, लेट्स से दिस ग्राफ ऑफ y is equal to ax square. The graph goes like this. Just draw this graph. देखो y is equal to ax square. This is a parabola. Right, if we want area under the curve, if we want area under the curve, if we want area under the curve, let's say from x1
to x2. You can show in the diagram x1, x2. Let's say from x1 to x2. We can take a very small interval delta x. We can take very small interval delta x. We can take a very small interval delta x such that delta x tends to 0. Such that delta x tends to 0. ब्रैकेट में लिखो dx डिफरेंशियल x इसको बोलते हैं डिफरेंशियल x या इसको बोल सकते हैं दिस इज infinitesimal small value. So very very small value. It's extremely small value. For example, this one is 2 and this one is 2.001. तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0.001 ऐसा कुछ तो आएगा. ठीक है. So we can take a very small interval. Delta x tends to 0. ब्रैकेट में लिखो dx. How do you read it? You read it इसको differential x. And delta x is very small, so we can say it is infinitesimal small value. बहुत छोटा वैल्यू है. In this interval, full stop. In this interval मतलब delta x dx वाला इंटरवल की बात कर रहा है. ठीक है. In this interval means dx interval मतलब ये जो लाइन ड्रॉ किया ब्लू में मैंने ये. In this interval, okay. In this interval, y will be almost constant. Y will be almost constant. कितना छोटा सा इंटरवल है कि y का वैल्यू चेंज ही नहीं होगा. For example, we got 16. Next value will be 16.001. So y will be almost constant. I'll just draw y also in the diagram. See, y को एक constant ले लिया ऐसे. This is my y. This is my dx. This is my y. लिखा क्या? जिसी को what I've shown the diagram, मुझे x1 से x2 का एरिया चाहिए. ठीक है. उसके लिए मैंने क्या किया? मैंने एक छोटा सा इंटरवल ले लिया डेल्टा एक्स. डेल्टा एक्स इज सो स्मॉल दैट इट इज टेंडिंग टू 0. वी कॉल इट dx. ओके. ठीक है. फिर मैं क्या बोलूँ, dx इतना छोटा है कि ये इंटरवल में ये दो जो वैल्यूज ऑफ y है, ये छोटा सा वैल्यू और ये छोटा वैल्यू, ये ऑलमोस्ट सेम है. तो मैंने इसको 16 ही मान लिया. ले सकते हैं बिकॉज जो चेंज है वो बहुत छोटा है, इसलिए वी कैन एज्यूम दैट द चेंज इज ऑलमोस्ट कॉन्स्टेंट. देयर इज नो चेंज एज सच. समझ में आया क्या? नाउ व्हाट आई एम क्लेमिंग, आई एम सेइंग दैट इफ आई डू y into dx आई विल गेट दिस एरिया. ओके. ठीक है. राइट. नेक्स्ट पॉइंट लिखो उसमें फुल स्टॉप के आगे कि y dx represents area of the small rectangle shown in the figure. Y dx represents area of the small rectangle shown in the figure. I hope you are able to understand this. If you have slightest of doubt, please ask me. समझ में आ रहा है क्या चल रहा है? ठीक है. थोड़ा नया है. आई अंडरस्टैंड वी हैव नॉट डन दिस काइंड ऑफ मैथमेटिक्स, बट मैं तुमको कॉन्टेक्स्ट दे रहा हूँ पहले, बट देन विल गो टू द मैथ्स पार्ट आल्सो. ठीक है. y dx लिखा, represent एरिया ऑफ द रेक्टेंगल as shown in the figure. नेक्स्ट लाइन लिखो. If we can add all such rectangles, continuously, underline the word continuously. If we can add all such rectangles continuously, underline the word continuously, from x1 to x2, continuously from x1 to x2 without any gaps, there has to be no gap, but we will get our area under the curve.
we will get our area under the curve. We will get what we are looking for, है ना? Next line, right? However, write this summation of y dx. Summation of y dx लिखो, जैसे मैंने बोर्ड पे लिखा है. However, summation of y dx cannot be used. However, summation of y dx cannot be used because it represents discontinuous. Because it represents discontinuous or discrete addition. Because it represents discontinuous or discrete addition. Discontinuous or discrete addition. अभी you can write in your own words if you want to. अगर तुमको explain करना है, you can write something of this sort. कि जैसे summation of I means 1 plus 2 plus 3. If you want an explanation, you can just write with a pencil or pen, whatever. बाजू में वही लिख दो, मतलब if you want an explanation. कि why I am calling it as discontinuous or discrete addition. So write in your own words. You can write 1 or 2 examples. कि how it is skipping the numbers between 1 and 2. It will add 1 and then it will go to 2 and then it will go to 3. बीच के सारे numbers को bye bye कर देता है ये. I just write 1 or 2 examples. You can use your own words to explain why this is discontinuous or discrete. Done. At next line. Therefore, a new operator is defined. A new operator is defined for this purpose. This is the new operator, right? Integration of y dx. ऐसे लिखना है जैसे बोर्ड पे लिखा है, इंटीग्रेशन ऑफ y dx. That's how we read it. इंटीग्रेशन ऑफ y कैसे रीड करते हैं इसको? इंटीग्रेशन, दिस सिंबल इज इंटीग्रेशन ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू x, ऐसे बोलते हैं, ठीक है? इंटीग्रेशन ऑफ y, राइट दिस सिंबल एंड वहां पे लिखो इंटीग्रेशन ऑफ y. हाउ डू यू रीड दिस? इट इज इंटीग्रेशन ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू x, ऐसे रीड करते हैं इसको. इंटीग्रेशन ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू x, ऐसे भी रीड इट, इसको ऐसे रीड करते हैं. मतलब हम इंटीग्रेट किसको कर रहे हैं? y को. तो समझना है कि दिस पार्ट इज अ फंक्शन. दिस हैज टू बी, दिस इज एक्चुअली अ फंक्शन. इफ यू रिमेंबर फंक्शन याद है क्या? एनी एक्सप्रेशन, ठीक है? ओके, दिस हैज टू बी अ फंक्शन in terms of x. मतलब y कैन बी x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 sin x cos x, कुछ भी हो सकता है, ठीक है? y हैज टू बी अ फंक्शन ऑफ x. समझा? इंटीग्रेशन, यहाँ पे ऑपरेटर कौन है? ये दो चीज ऑपरेटर है. सी, दिस इज द ऑपरेटर पार्ट. ऑपरेटर पार्ट इज इंटीग्रेशन ब्ला 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 dx. तो दिस इज द ऑपरेटर. समझा क्या? जैसे वहां d by dx था ऑपरेटर, वैसे यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ समथिंग, तो दिस इज एन ऑपरेटर. यहाँ पे बीच में कौन आएगा? एनी फंक्शन ऑफ एक्स विल बी हियर. तो जो भी फंक्शन है उसको हम इंटीग्रेट करेंगे.
समझ में आया क्या? लिखो ये सब चीज, राइट एंड कीप कि y हैज टू बी अ फंक्शन ऑफ x, ठीक है। सेकेंडली वी शुड राइट की जो ऑपरेटर पार्ट है वही ऑपरेटर पार्ट है, मतलब दीज टू थिंग्स आर सिंबॉलिक इन नेचर, समझा? ये सिंबॉलिक है, ये सिंबल है इंटीग्रेशन का। जैसे रूट लिखते हैं हम लोग, सी एग्जांपल, आई जस्ट गिव एन एग्जांपल। सी पहले क्या होता था कि रूट ऑफ 2 ऐसे लिखते थे बहुत पहले, ठीक है। बाद में उन्होंने क्या किया कि बोला यार ये बार बार ऐसे लिखते, अच्छा रूट 2 लिख देते। समझ में आया क्या? ठीक है, ऐसे सिंबल है ये। तो पहले हम लोग डी बाई डी एक्स ऑफ वाई लिखते थे, बाद में इसको करते करते डी वाई बाई डी एक्स कर दिया। समझ में आएगा? ऐसे y ऑफ समथिंग dx दैट इज द ऑपरेटर, ठीक है। तो इंटीग्रेशन ऑफ y dx, तो ये वाला जो पार्ट है ना, ये वाला जो पार्ट है ये ऑपरेटर है, मतलब ये वाला पार्ट ऑपरेटर है, जो सर्कल कर रहा हूँ मैं ये वाला पार्ट ऑपरेटर है। आई गेट द पॉइंट? समझा ना? मतलब थोड़ा समझ के रखो कि ऑपरेटर कौन सा है इसमें। तो ये समझने की बात ये है कि ये दोनों चीज सिंबॉलिक इन नेचर है, ये सिंबल्स है, समझ लो एक तरीके से, ठीक है। दिस मीन्स इंटीग्रेशन ऑफ समथिंग विद रेस्पेक्ट टू एक्स, और ऐसे विद रेस्पेक्ट टू एक्स इसका मतलब क्या है कि दिस x बिकम्स द इंटीग्रेटिंग वेरिएबल। समझा क्या? लिखो वहां पे कि हियर x इज द इंटीग्रेटिंग वेरिएबल, राइट? x इज द इंटीग्रेटिंग वेरिएबल, x is the integrating variable, which means x is the integrating variable, which means y has to be in terms of x. x is the integrating variable, which basically means कि y को x के टर्म्स में होना पड़ेगा। अगर नहीं होगा तो क्या करेंगे, दैट विल सी लेटर, दैट इज पार्ट ऑफ मैथ, प्योर मैथ्स में आता है वो, ठीक है। बट जो भी बीच में रख रहे हो तो यहाँ पे जिसको भी तुमको इंटीग्रेट करना है उसको x के टर्म्स में, आई कैन नॉट पुट लाइक दिस, आई कैन नॉट हैव, फॉर एग्जांपल आई जस्ट शो इट हियर, ठीक है। इंटीग्रेशन ऑफ लेट्स से एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 चलेगा dx, ये चलेगा, जो भी यहाँ पे लिखा है वो x के टर्म्स में। बट इफ आई राइट इंटीग्रेशन ऑफ t स्क्वायर प्लस 1 dx, दिस विल नॉट वर्क, आई कैन नॉट इंटीग्रेट। जो भी एक्सप्रेशन यहाँ पे आएगा उसको x के टर्म्स में होना पड़ेगा। समझ में आएगा? यू कैन राइट दीज टू एग्जांपल्स कि जो बीच में जिसको इंडिकेट कर रहे हैं वो x के टर्म्स में होगा तो कर लेंगे, और t या कुछ और वेरिएबल है तो नहीं कर पाएंगे। lot of theory we have written, okay, just to clarify you guys कि कैसे ये वर्क करता है। जस्ट अभी लास्ट एक दो पॉइंट लिखते हैं एंड देन विल मूव टू द फॉर्मूले। हो गया? लास्ट आई वांट यू टू राइट दिस कि इंटीग्रेशन इन जनरल, राइट, इंटीग्रेशन इन जनरल, इंटीग्रेशन इन जनरल will be used for below applications. By and large फिजिक्स में अपन ये दो चीज के लिए यूज करेंगे एप्लीकेशंस। फर्स्ट एप्लीकेशन लिखो कंटिन्यूअस एडिशन, फर्स्ट एप्लीकेशन इज कंटिन्यूअस एडिशन। इंटीग्रेशन का बेस्ट पार्ट क्या है कि इट इज नॉट स्किपिंग एनी नंबर्स, ठीक है, इज गोइंग टू ऐड एवरीथिंग कंटिन्यूअसली, दैट इज अ वेरी गुड टूल टू बी यूज्ड। जब भी फिजिक्स में तोड़ के जोड़ना होता है, ठीक है, if I have a big problem, I want to just break it into smaller problems and then add it, I will use this। and ऐसा फिजिक्स में बहुत बार होता है, ठीक है, कि जहाँ पे बहुत बड़ा प्रॉब्लम है तो उसको हम लोग छोटा प्रॉब्लम में कन्वर्ट करके देन एक्स्ट्रापोलेट करते हैं रिजल्ट, तो वहाँ पे वी कैन यूज इट, ओके। सेकेंडली, सेकेंड एप्लीकेशन इज एरिया अंडर द कर्व। कोई भी कर्व दिया है अपने को, उसका एरिया चाहिए तो भी इंटीग्रेशन यूज कर सकते हैं। यू कैन रीड दिस थियरी थोड़ा और डिटेल में इफ यू वांट टू, जैसे मैंने बहुत ज़्यादा डिटेल में कवर किया है,
तो और आइडिया चाहिए तो यू कैन रीड एच सी वर्मा में भी दिया है थोड़ा बहुत, ओके। बट आई थिंक वहाँ पे लैंग्वेज थोड़ा सा अजीब है, दिस एक्सप्लेनेशन इज बेटर। ओके डन, राइट। फॉर्मूला फॉर इंटीग्रेशन, नेक्स्ट पेज। तो वी अंडरस्टैंड कि ऑपरेटर है तो फॉर्मूला रहेगा उसका, राइट। कैसे फॉर्मूला रहेगा देख लो। एक पेज सिर्फ फॉर्मूला के लिए रखेंगे अपन, जैसे लास्ट टाइम किया था। ओके, वन पेज ओनली फॉर फॉर्मूले एंड सेकंड पेज विल डू एप्लीकेशंस। इंटीग्रेशन के टाइप्स भी है, बट आई विल कम टू इट बिफोर। पहले बेसिक सम्स कर लेते हैं, देन विल कम टू टाइप्स आल्सो, ठीक है। तो दिस इज y, this is integration of y dx, and let's say y is x raised to n। अगर x raised to n दिया है तो यहाँ पे जो फॉर्मूला आता है is x raised to n plus 1 upon n plus 1। ओके, एग्जाम्पल यहाँ देख लो। एग्जाम्पल, इफ दे गिव मी समथिंग लाइक दिस, बोला कि y दिया है x raised to 5 and they ask me find integration of y dx, so I'll say therefore integration of y का value है x raised to 5 dx, and this x raised to 5 is variable raised to constant, right? x raised to 5, तो यहाँ पे n का वैल्यू 5 है, तो आंसर शुड बी x raised to 5 plus 1 upon 5 plus 1, which is basically x raised to 6 upon 6। समझ में आया क्या? तो एक पेज पे फॉर्मूला, एक पेज पे ये लिख लो। However, there's a caution here कि n cannot be -1। I hope you understand why। n -1 नहीं हो सकता यहाँ पर, क्यों? हाँ, if I make n, अगर n -1 हो जाएगा तो यहाँ पे आंसर विल बी नॉट डिफाइंड, देन इन्फिनिटी हो जाएगा। तो एक्सेप्शन है यहाँ पे, एक्सेप्शन इज कि n cannot be -1। So basically it means you cannot use the formula for, if I give y as 1 upon x, can you use this formula? No, you cannot, है ना। तो ये फॉर्मूला नहीं चलेगा, उसके लिए अलग फॉर्मूला है, वो लिखते हैं, रुको, उसके लिए नहीं चलेगा ये, ठीक है। तो देयर इज अ फॉर्मूला फॉर 1 upon x also। 1 upon x का इंटीग्रेशन इज ln x, और इफ यू रिमेंबर व्हाट इज ln, log x to the base e। So if they give me a question like this, I know that integration of y dx would be integration of 1 upon x dx, which is ln x। तो x रेज टू -1 करके मत करना, बिकॉज n का वैल्यू -1 हो गया तो दिक्कत हो जाएगी, वो वाली फॉर्मूला यूज नहीं कर सकते। इफ यू हैव 1 upon x, you should use this formula। एग्जाम्पल्स भी लिखते जाओ नेक्स्ट पेज पे, 1 पेज फॉर्मूला, 1 पेज एग्जाम्पल। One more thing you should know, integration of u plus v will be integration of u plus integration of v, which simply means this, कि if I give you a question like y is equal to x square plus 2x plus 1, ऐसा कुछ दिया है। Also if you have constant with a variable, let's say if you have k f of x, then k will go out and you integrate f of x। एक्सप्लेन करता हूँ मैं, देखो यहाँ पर, जैसे फॉर एग्जाम्पल यू हैव नंबर लाइक, ऐसा कुछ एक्सप्रेशन दिया है x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 एंड दे आस्क यू फाइंड इंटीग्रेशन ऑफ दिस, तो व्हाट विल बी, यू विल से कि इंटीग्रेशन ऑफ y dx अगर पूछा है तो यू पुट द y का वैल्यू, व्हाट डू यू गेट, x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इंटू डी एक्स, करेक्ट। नाउ दिस इज u प्लस v प्लस z, ऐसा कुछ है, मतलब 3 टर्म्स एडेड है। तो व्हाट यू कैन डू, यू कैन स्प्लिट द इंटीग्रेशन, यू कैन राइट इसको लाइक दिस, x स्क्वायर dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 2 dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx, ऐसे लिख सकते हो, ठीक है। एंड यहाँ पर तो यू नो द फॉर्मूला, इट इज सिंपली x रेज टू n फॉर्मेट,
तो क्या आएगा x रेज टू n प्लस वन अपॉन n प्लस वन, करेक्ट है ना। यहाँ पे व्हाट विल डू, यहाँ पे बोला कांस्टेंट और वेरिएबल साथ में, ठीक है। तो व्हेनेवर यू हैव कांस्टेंट विथ वेरिएबल, व्हाट यू डू, यू रिमूव द कांस्टेंट आउटसाइड द इंटीग्रेशन एंड यू जस्ट इंटीग्रेट द वेरिएबल, समझा। तो मतलब यहाँ पे क्या करेंगे कि 2 को बाहर निकालो और सिर्फ x को इंटीग्रेट करो। यू अंडरस्टैंड, मैं इसको इंटीग्रेट कर रहा हूँ, समझ में आया क्या। अब इसको कैसे करें, 1 dx को कैसे करें, x रेज टू 0 है ना। व्हाट इज x रेज टू 0, 1, तो 1 को मैं x रेज टू 0 लिख सकता हूँ, राइट। ओके, तो व्हाट डू आई गेट, चलो कर लो। दिस इज x क्यूब बाई 3 प्लस 2, दिस इज x रेज टू 1 ना, ठीक है। तो इसलिए x रेज टू 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1, डू यू एग्री, है ना। x रेज टू कुछ नहीं लिखा है मतलब 1 है, ठीक है। तो x n का वैल्यू 1 है, तो x रेज टू n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस सिमिलरली यहाँ पे भी x रेज टू 0 है ना, ठीक है। तो x रेज टू 0 प्लस 1 अपॉन 0 प्लस 1, व्हाट डू आई गेट, आई शुड गेट x क्यूब अपॉन 3 प्लस 2x स्क्वायर बाई 2 प्लस x, and I can cancel this out, that will be my final answer. Is it making sense, ठीक है। बहुत लोग क्या करते हैं, ऐसे याद रख लेते हैं कि इंटीग्रेशन ऑफ dx इज x, ऐसे भी बहुत लोग याद रख लेते हैं, ठीक है। बिकॉज 1 dx मतलब dx ना, ठीक है। तो 1 dx नहीं लोग, दे डोंट राइट 1 dx, इंटीग्रेशन ऑफ dx इज x, बिकॉज देखो इफ यू सॉल्व, इसको सॉल्व करके क्या मिला, देख इसको जब सॉल्व किया अपन ने, तो एट द एंड यू गॉट x, है ना, बिकॉज यू एज्यूम दैट 1 इज x रेज टू 0 एंड ऑल दोस थिंग्स, तो यू कैन रिमेंबर दैट लाइक दिस। तो इसको चाहिए तो यू कैन राइट अ नोट, एक नोट की तरह लिख सकते हो। इफ यू हैव इंटीग्रेशन में 1 dx या dx, तो इट इज x, समझ में आया क्या, दिस इज मेकिंग सेंस। बट यू अंडरस्टैंड, तुम समझो एक बात को, ये चीज को कि मैंने लिखा है ऐसा है, बट रियलिटी में इट इज लाइक दिस। हम सिर्फ अपने कन्वीनियंस के लिए इसको ऐसा लिख रहे हैं, समझ में आ रहा है क्या। इंटीग्रेशन dx डजंट मेक सेंस, अंदर कुछ होना चाहिए इंटीग्रेट करने के लिए, समझे। जैसे इफ आई जस्ट राइट रूट, क्या है मतलब उसका मतलब कुछ भी नहीं है, ठीक है। √2 लिखा तो समझ में आता है कि उसको √2 का रूट निकालना है, ठीक है। ऐसे इंटीग्रेशन dx लिखा, ठीक है, तो एक्चुअली डजंट मेक सेंस, ठीक है। बट वी नो इन आवर माइंड दैट यहाँ पे 1 बैठा है, समझा, और 1 का इंटीग्रेशन ऐसे कर सकते हैं, समझा। हमने एक्चुअली dx को इंटीग्रेट किया है क्या, नहीं, एक्चुअली हमने 1 को इंटीग्रेट किया है, तुम समझो। मतलब हम लिखने में लिखते हैं कि इंटीग्रेशन ऑफ dx, बोलने में भी अपन आगे आके ऐसे बोलेंगे इंटीग्रेशन ऑफ dx इज x, ठीक है। बट यू शुड नो दैट राइट नाउ, अभी से समझ लो कि एक्चुअली मैंने 1 को इंटीग्रेट किया है यहाँ पर, आर यू गेटिंग द पॉइंट। तो व्हेनेवर आई से इंटीग्रेशन ऑफ dx इज x, ठीक है, मैथमेटिकली व्हाट यू आर डूइंग इनसाइड, पीछे जो मैकेनिज्म चल रहा है वो ये वाला मैकेनिज्म चल रहा है, समझ में आया। तो बोलने में हम लोग फिजिक्स में क्या होता है ना, वी डोंट यूज द एग्जैक्ट मैथ्स इंटरप्रिटेशन समटाइम्स, ठीक है। तो लूजली बोल देंगे इंटीग्रेशन ऑफ dx इज x, बट मैथमेटिकली अंडरस्टैंड है कि 1 को इंटीग्रेट किया है उसने, आर गेटिंग द पॉइंट, ठीक है। कैसे इंटीग्रेट किया, ऐसे इंटीग्रेट किया है। एनी क्वेश्चंस, एनीवन, सबको समझ में आया ये, ठीक है। राइट द एग्जांपल एंड इफ यू हैव क्वेश्चंस प्लीज आस्क। You can write this note, but you understand that we are writing like this, but actually what we are doing is we are integrating 1. K means constant, okay. F of x का मतलब some function of x, some expression of x. If you have any questions guys, please ask me. You have to understand this very carefully. जो पीछे का पार्ट है वो तो चलो हम लोग एप्लीकेशन के साथ सीख जाएंगे, और अभी ये फॉर्मूला समझ में आना चाहिए। Just a formula, this is just a formula, okay. And I'm taking examples also so that you relate. Write the formula first and then go for example. If you have confusion here, you can write it also. If there is constant with variable, take the constant out of integration and integrate the variable. अगर ये देख के समझ में नहीं आ रहा है तो लिख भी सकते हो वहाँ पर कि अगर कांस्टेंट और वेरिएबल साथ में है तो कांस्टेंट को इंटीग्रेशन से बाहर निकालना है और सिर्फ वेरिएबल को इंटीग्रेट करना है। इसका मतलब ये होता है कि k f of x मतलब कांस्टेंट और वेरिएबल साथ में है, तो मैंने क्या किया, कांस्टेंट को बाहर निकाला और सिर्फ वेरिएबल को इंटीग्रेट कर रहा हूँ, ठीक है।
इफ यू आई हैव जस्ट कांस्टेंट बिफोर आई गो फॉर द एग्जांपल, अगर ऐसे लिखा तो अभी तुम लोग स्मार्ट हो शायद, जस्ट कांस्टेंट है अगर, तो क्या आएगा आंसर? मतलब फॉर एग्जांपल मैं यही लिख देता हूँ, इंटीग्रेशन ऑफ यस, इफ इंटीग्रेशन ऑफ 2 dx बोला, क्या लिखोगे आंसर? 2 को बाहर निकालोगे, इंटीग्रेशन ऑफ dx करोगे, मैंने बोला इंटीग्रेशन ऑफ dx क्या है? x, यू कैन राइट इफ यू वांट, यू कैन राइट इसको k x, ये भी फॉर्मूला लिखना लिख सकते हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड लॉजिक, पीछे जो आगे जो ये 2 dx दिया, 2 को बाहर निकाल देंगे, इंटीग्रेशन ऑफ dx इज x, और यू अंडरस्टैंड कि इंटीग्रेशन ऑफ dx नाम का कोई चीज़ नहीं होता है, सब बोलने के लिए सही है, बट मैथ्स पार्ट तुमको सिखा दिया मैंने। तो अगर k सिर्फ k दिया है तो आंसर इज kx। ओके, राइट द एग्जांपल्स क्विकली, एंड ये वाला एग्जांपल भी लिख लो। After integration, I think we'll slowly move to the physics part. There is one more topic called as vectors. एक बार vectors हो गया तो we are into pure physics. We'll go to kinematics. अभी इस तक सिर्फ प्रेप चल रहा है, एक्चुअल फिजिक्स बाकी है। Positively next week we should be able to start kinematics. If you got questions, do ask. Understand, don't just copy. If you have any questions, ask me. If you have practiced differentiation, this will be a piece of cake. But there are variations here. We'll talk about it. Okay. There are more formulae. Just write the formulae quickly. फिर इसके एप्लीकेशन देखते हैं। डिफरेंशिएशन का उल्टा फॉर्मूला चलता है यहाँ पर, ठीक है। इफ यू गो बैक, दिस इज y, दिस इज इंटीग्रेशन ऑफ y dx। तो इफ यू रिमेंबर डिफरेंशिएशन में sin x का cos x था, राइट? cos x का माइनस sin x था फॉर्मूला। यहाँ पे सेम ही है बट उल्टा, साइन यहाँ पे नेगेटिव आ जाएगा, ठीक है। तो वहाँ पे कॉस में नेगेटिव था, यहाँ पे साइन का आंसर में नेगेटिव है, ओके। एंड यू कैन डू उल्टा फॉर्मूला। इफ यू गो बैक, tan x का डिफरेंशिएशन, tan x का डिफरेंशिएशन वाज sec square x, तो sec square x का इंटीग्रेशन विल बी tan x। उल्टा चलता है, मतलब दे आर इनवर्स फंक्शन। तो वहाँ पे जो आंसर था वो यहाँ पे क्वेश्चन है, ठीक है। तो इफ यू डिफरेंशिएशन d by dx ऑफ tan x was sec square x. If you go back to the formula list, you'll find it. Okay, तो इंटीग्रेशन ऑफ sec will give you sin tan, sorry, समझ में आ रहा है क्या? ठीक है। इफ यू गो बैक टू योर डिफरेंशिएशन फॉर्मूला, वहाँ पे लिखा होगा कि tan x का डिफरेंशिएशन sec square x है, तो sec square x का इंटीग्रेशन will be tan x, बिकॉज ये इनवर्स फंक्शन है, ठीक है। तो आई कैन राइट मोर फॉर्मूला, आई कैन राइट cosec square x
इज एक्चुअली माइनस कॉट एक्स. ठीक है. ऐसे ही इफ यू गो बैक, वहाँ पे sec x का डिफ्रेंसिएशन was sec x tan x, तो ये उल्टा हो जाएगा. तो यू कैन राइट वहाँ पे, इफ यू वांट टू राइट एक नोट कि डिफ्रेंसिएशन का उल्टा फॉर्मूला इज इंटीग्रेशन. Similarly, cosec x cot x is minus, sorry, sec x बराबर है उल्टा फॉर्मूला ये है. यू कैन जस्ट गो बैक टू योर फॉर्मूला एंड यू विल फाइंड आउट तुम लोग वहाँ पे जो कॉलम्स है वो इंटरचेंज हो गए. एवरीथिंग इज सेम बट इंटरचेंज. ओके. Integration of e raised to x is e raised to x only, and same was for differentiation. And a raised to x दिया है, तो it is a raised to x upon ln. So this formula will be used later in oscillations. मैं अभी से ही लिख दे रहा हूँ, वहाँ पे फिर से देखेंगे इसको. This is sin inverse of x. You remember sin inverse? It is not 1 upon sin x. तो याद है तो मैंने बताया था इनवर्स फंक्शन क्या होता है. तो you should revise and keep. It is not 1 upon sin x. We have to find that angle whose sin का value is x. Okay. ये साइन इनवर्स का मतलब ये नहीं है कि 1 upon sin x. लास्ट टाइम डिस्कस किया था हमने. इफ यू डोंट रिमेंबर, गो बैक टू द नोट्स एंड रिवाइज. आई एम जस्ट पुटिंग द इंपॉर्टेंट फॉर्मूले बहुत सारे हैं, बट वी डोंट नीड एवरीथिंग. आई जस्ट राइट व्हाट आई नीड फॉर फिजिक्स. If you want, so we won't be using this much, okay, but फिर भी लिख लेते हैं so that when you do in maths तब तुमको काम आ जाएगा. फिजिक्स में इतना ज़्यादा काम का नहीं है, बट सर्टन प्रॉब्लम्स में माइट नीड इट. log to the base e. These formulas will not be used often. Rarely we'll use it. That formula is important, but this one, sin inverse of x, integration of 1 upon root of 1 minus x square. This formula we'll see in SHM oscillations. वहाँ पे आएगा ये. सिंपल हार्मोनिक मोशन बोलते हैं उसको, SHM, या उसको ऑसिलेशन बोलते हैं. वहाँ पर ये फॉर्मूला काम आएगा. तो जब आएगा तो फिर से बताऊंगा, बट अभी लिख के रख लो, है ना.
राइट, टाइप्स ऑफ इंटीग्रेशन. सी ऐसे तो टाइप्स बोलो या क्लासिफिकेशन बोलो या ऐसे बोलो कि क्या क्या डिफरेंट टाइप ऑफ इंटीग्रेशन यू विल सी ओवर द नेक्स्ट 2 years. तो मेजरली हम लोग 3 टाइप का इंटीग्रेशन देखेंगे अपने सिलेबस में. ओके, ऐसे और भी होते हैं, डबल इंटीग्रेशन, ट्रिपल इंटीग्रेशन भी होता है, बट हम लोग वो सब नहीं करने वाले, दैट इज पार्ट ऑफ इंजीनियरिंग. ओके, बट मोटा मोटी अगर तुम देखो तो 3 टाइप्स का इंटीग्रेशन को देखने मिलेगा. एक वी कॉल एज डेफिनेट इंटीग्रेशन. ठीक है, डेफिनेट इंटीग्रेशन, देन यू हैव indefinite, and then you have circular, or we call it loop integration also. Okay, now see what happens, what we have done so far is indefinite integration. जैसे for example हमने बोला है कि जैसे कोई कर्व है. ओके, कोई कर्व है, पैराबोला ले लिया मैंने. ठीक है, and when I write integration of y dx, जैसे if I write इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर डी एक्स, तो यू नो दैट वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर इज अ पैराबोला, राइट, है ना. तो ऐसे तो हमने क्या किया यहाँ पे बोला कि ये इसका मतलब क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ वाई डी एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर डी एक्स का मतलब ये होगा कि मुझे इस कर्व के नीचे का एरिया चाहिए, है ना. ठीक है, यहाँ पे वाई का वैल्यू क्या है, एक्स स्क्वायर ना, तो वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर रिप्रेजेंट्स अ पैराबोला लाइक दिस. ठीक है, और जब मैं लिखता हूँ इंटीग्रेशन ऑफ वाई डी एक्स या इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर डी एक्स, तो मैं ये बोल रहा हूँ कि मुझे इस कर्व के नीचे का एरिया दे दो, बराबर. पर मैंने ये नहीं बताया कि कहाँ से कहाँ का एरिया चाहिए. मैंने ऐसे नहीं बोला कि x इक्वल टू 1 से लेके x इक्वल टू 5 तक का दो, या -5 से लेके +10 तक का दो. ऐसा कोई रेंज नहीं दिया है मैंने, राइट. समझा क्या. तो इसको बोलते हैं इंडेफिनिट इंटीग्रेशन, जहाँ पे तुम रेंज नहीं देते हो कि कहाँ से कहाँ तक का एरिया चाहिए. समझा. जैसे मैंने बोला इंटीग्रेशन, तो मैं बस इंटीग्रेशन लिख दिया बस ऐसे ही. मैंने ये नहीं बताया कि मुझे कहाँ से कहाँ, बिकॉज दिस रिप्रेजेंट्स अ कर्व, कोई ना कोई ग्राफ रिप्रेजेंट करेगा, राइट. तो ग्राफ का एरिया निकाल रहे हो जब इंटीग्रेशन कर रहे हो. Integration of y dx represents area under the curve, but I am not specifying कि I want area from where to where. समझा. तो ऐसे केसेस को बोलते हैं indefinite integration. अगर हमने बता दिया कि लेट्स से डेफिनेट में क्या होता है कि सेम सिनेरियो, ठीक है, सेम सिनेरियो, बट मैं तुमको बोल देता हूँ कि भाई मुझे x इक्वल टू 1 से लेके x इक्वल टू 2 तक चाहिए, या हम लोग बोलना चाहिए a से b का बताओ, यहाँ से लेके यहाँ का एरिया चाहिए. डेफिनेट का मतलब क्या होता है कि वी पुट अ रेंज, यहाँ से यहाँ का एरिया चाहिए बस. रेंज नहीं लिखा तो इनडेफिनेट, रेंज लिखा तो मतलब डेफिनेट. ठीक है, सिंबॉलिकली कैसे लिखेंगे पता है, यहाँ पे क्या करेंगे, ये जो इंटीजर सिंबल है वाई डी एक्स, इस पर सिर्फ लिमिट्स लगा देते हैं. यहाँ पे लिखेंगे a, यहाँ लिखेंगे b. a को बोलते हैं हम लोग लोअर लिमिट, मतलब यहाँ से शुरू करना है एरिया निकालना, खत्म कहाँ करना है, दिस इज द अपर लिमिट. इज इट मेकिंग सेंस. तो इफ यू प्रोवाइड द लिमिट्स then it is called as definite integration. If you don't give me limits, it is called as indefinite integration. थोड़ा समझ में आएगा सिंबॉलिकली. तो सिंबल पे अगर ऐसे लिखा है, मैं नंबर्स ऐसे लिखेंगे. जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं कि मुझे एरिया अंडर द कर्व चाहिए, मुझे इंटीग्रेशन चाहिए, बट मुझे चाहिए सिर्फ 2 से लेके 4 तक, ऐसे लिख दिया मैंने. तो देन इट बिकम्स अ डेफिनेट इंटीग्रेशन. मैंने बता दिया मुझे यहाँ से यहाँ तक ही चाहिए बस. समझ में आ रहेगा फर्क. ठीक है, जैसा नाम वैसा काम. ठीक है, इफ दे प्रोवाइड इंडेफिनेट मतलब दे वोंट बी एनी लिमिट्स प्रोवाइडेड. ठीक है, इफ दे प्रोवाइड यू द लिमिट्स देन यू अंडरस्टैंड इट इज डेफिनेट इंटीग्रेशन. समझा क्या. ठीक है, फर्क क्या है सॉल्विंग में वो तुम्हें बताता हूँ. ठीक है, अब तक जो भी आपने सॉल्व किया, इफ आई डोंट प्रोवाइड एनी लिमिट्स, ऐसे दे दिया अगर, ठीक है, एंड यू रोट द आंसर एज x³ लिखोगे ना, बिकॉज x⁻n का फॉर्मूला लगाएंगे, तो x⁻n+1/n+1. ठीक है, एक्चुअली में क्या होता है, इसमें प्रॉब्लम ये हो जाता है कि जब तुम लिमिट्स नहीं देते हो तो फंक्शन ये क्या करेगा इंटीग्रेशन, ये तुमको सारा ही एरिया दे देगा, सब कुछ, जहां से फंक्शन शुरू हुआ जहां पे खत्म होगा, इन्फिनिटी से लेकर इन्फिनिटी तक. समझा. इफ यू डोंट गिव मी द लिमिट्स, ठीक है, तो दिस इंटीग्रेशन विल गिव मी द एंटायर एरिया अंडर द कर्व. समझ में आया क्या. तो जैसे फॉर एग्जांपल मैं लिख रहा हूँ x³ दैट इज द एंटायर एरिया अंडर द कर्व. बट द प्रॉब्लम है इसमें ये प्रॉब्लम हो जाता है, जस्ट टेक इट सेपरेटली, y = x² लिखा
और बोला इंटीग्रेशन ऑफ वाई डी एक्स दे दो, तो तुमने लिखा यहाँ पे एक्स स्क्वायर डी एक्स एंड देन यू रोट इट इज एक्स क्यूब बाई 3. बट द प्रॉब्लम विद दिस एक्सप्रेशन इज दिस, ये जो कर्व है अगर तुम पूरा एरिया निकालोगे तो क्या होगा कि द वे यू आर फाइंडिंग एरिया इज यू आर मेकिंग इट स्मॉल स्मॉल रेक्टेंगल्स. ऐसे स्मॉल स्मॉल रेक्टेंगल्स को तुम ऐड करते जा रहे हो, राइट. वाई डी एक्स को तुम ऐड कर रहे हो, समझा क्या. और जब लिमिट या रेंज बहुत लार्ज होता है, ठीक है, तो तुम कितना ही छोटा रेक्टेंगल बना लो, ठीक है, कुछ ना कुछ तो छूट ही जाएगा स्मॉल स्मॉल एरियाज. समझ में आ रहा है क्या. इफ द रेंज, इफ यू डोंट प्रोवाइड एनी रेंज, दैट मीन्स द रेंज इज फ्रॉम प्लस इन्फिनिटी टू माइनस इन्फिनिटी. सारा का सारा एरिया निकाल रहे हो तुम, और इतने बड़े रेंज में हम कितना ही छोटा रेक्टेंगल बनाए, ठीक है, फिर भी कुछ ना कुछ छूट ही जाएगा. समझ में आ रहा है क्या. तो दिस इज नॉट द प्रॉपर आंसर टू बी ऑनेस्ट, बिकॉज इट इज गोइंग टू लीव फ्रॉम बिग रेंज में. क्या होगा कि कितना ही छोटा बना लो, थोड़ा बहुत तो छूट ही जाता है. मतलब तो ये जो छूट गया एरिया है, ठीक है, उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, ऐसे प्लस सी ऐड कर देते हैं. इसको बोलते हैं इंटीग्रेशन कांस्टेंट. ये क्यों ऐड किया, ये बताने के लिए कि तुमने जो इंटीग्रेशन किया है वो इनडेफिनेट इंटीग्रेशन है. मतलब तुमने पूरा रेंज ले लिया फंक्शन का. जब पूरा रेंज ले लोगे तो कितना भी हम अप्रोक्सीमेशन करें या कितना भी छोटा बनाए, कुछ ना कुछ तो छूट जाएगा. वो छूट गया है, उसके लिए यहाँ पे सी ऐड कर दिया. मैं तुझे ऐड करवाया नहीं, ठीक है, बट आइडियली यू शुड ऐड अ कांस्टेंट टू रिप्रेजेंट दैट आई हैव लेफ्ट सर्टेन एरिया. दिस इज मेकिंग सेंस व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, ठीक है. तो व्हाट यू शुड रिमेंबर इन इनडेफिनेट इंटीग्रेशन, आंसर मिलने के बाद, ठीक है, लेट्स से यू आर आंसर है सम फंक्शन ऑफ x प्लस सी करना चाहिए, ठीक है, टू अकोमोडेट फॉर मिसिंग एरियाज. तो व्हाट यू कैन डू इज, यहाँ पे से लिख सकते हैं कि कुछ कुछ एरियाज जो मिस हो रहे हैं यहाँ पे जो मिस हो रहे हैं, ठीक है, दोज मिसिंग एरिया इज दिस. समझ में आया क्या बोल रहा हूँ, ठीक है. ओके, दिस इज जस्ट अ मैथ इंटरप्रिटेशन. आई वांटेड टू क्लैरिफाई. ओके, फिजिक्स में भी ऐड करना चाहिए. बहुत जगह अपन ऐड करते हैं, बहुत जगह नहीं भी ऐड करते हैं, ठीक है. वो नहीं ऐड करने का रीजन क्या है, जब आएगा तो बता दूंगा मैं, ठीक है. तो हमेशा हम लोग नहीं ऐड करेंगे, बट मैथ्स में जब तुम लोग सॉल्व करोगे इंडिफरेंट इंटीग्रेशन, वहाँ पे यू विल ऑलवेज वंस यू गेट द आंसर ऐड सी. वहाँ पे मैथ्स में हमेशा करते हैं ऐसा, ठीक है. ओके, तो ये तुमको अभी बता दे रहा हूँ मैं कि क्यों ऐड करते हैं. बिकॉज अगर लिमिट्स नहीं दिया है तो पूरा रेंज ले लेगा वो, और पूरा रेंज ले लेगा तो ये जो छोटा सा एरिया मिस हुआ है, इट बिकम सब्सटैंशियल, एंड फॉर दैट सब्सटैंशियल लॉस ऑफ एरिया आई शुड ऐड सम कांस्टेंट, बिकॉज आई डोंट नो व्हाट आई हैव लॉस्ट. मुझे उसका वैल्यू नहीं पता. समझ में. नेक्स्ट, ठीक है, मुझे डेफिनेट इंटीग्रेशन अगर आता है, ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व वैसे ही करेंगे. जैसे अगर यहाँ पे सेम क्वेश्चन पूछा मेरे को कि वाई स्क्वायर वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, अगर यही क्वेश्चन पूछा और बोला बताओ इंटीग्रेशन ऑफ वाई डी एक्स फ्रॉम लेट्स से 2 to 4, ये पूछा मुझे अगर, ठीक है, तो इसका आंसर कैसे लिखेंगे. पहले यू शुड फॉरगेट अबाउट द लिमिट्स. जैसे नॉर्मल फॉर्मूला लगाते हैं वैसे लगा लो. तो क्या आएगा, एक्स क्यूब बाई 3. फर्स्ट स्टेप इज सॉल्व नॉर्मली, अप्लाई द फॉर्मूला. ओके, सेकेंड स्टेप, वंस यू हैव गॉट द आंसर देन यू पुट द लिमिट्स. क्या है, 2 और 4. ओके, कैसे लिमिट्स लगाते सुनो, ठीक है. फर्स्ट यू सब्स्टिट्यूट अपर लिमिट. तो जहां जहां x दिख रहा है वहां पे अपर लिमिट सब्स्टिट्यूट करना है. व्हाट इज द अपर लिमिट, 4, ठीक है. यू हैव टू पुट x के प्लेस पे 4. तो व्हाट डू यू गेट, 4 क्यूब अपॉन 3. समझ रहा है क्या. ओके, क्या है, अगर लिमिट दिया है तो लिमिट को सब्स्टिट्यूट करना पड़ता है, पर वो बाद में होता है. पहले हम नॉर्मली सॉल्व करते हैं, ठीक है, फिर लिमिट को सब्स्टिट्यूट करते हैं. क्या करेंगे, पहले अपर लिमिट डालेंगे, देन माइनस लोअर लिमिट 2 क्यूब बाई 3. ऐसा क्यों कर रहे हैं बता रहा हूँ, सुनो. क्या होता है कि इंटीग्रेशन जब तुम करते हो, ठीक है, तो ये इंटीग्रेशन क्या करता है कि तुमने बोला कि मुझे यहाँ से यहाँ तक का एरिया चाहिए, पर इंटीग्रेशन नहीं आता वैसा निकालने के लिए. वो क्या करता है कि वो पूरा यहाँ तक का एरिया तेरे को दे देगा, ठीक है. फिर तुम क्या करो, हम ऐसे करते हैं, मतलब वी ट्राई टू गेट दिस एरिया व्हेन वी ट्राई टू गेट दिस एरिया एंड देन वी सबट्रैक्ट टू गेट दिस एरिया. समझ में आ रहा है क्या. अपर लिमिट जब डालते हो तो पूरा यहाँ तक का एरिया मिल जाता है, लोअर लिमिट डालते हो तो यहाँ तक का मिलता है, सबट्रैक्ट करोगे तो ये मिल जाएगा. दैट्स द लॉजिक. आई गॉट द पॉइंट, ठीक है. तो जैसे अगर किसी ने लिमिट्स दिया है तो व्हाट यू हैव टू डू, सॉल्व इट नॉर्मली, ठीक है. फॉरगेट अबाउट द लिमिट, जस्ट अप्लाई योर फॉर्मूला, यू विल गेट द एक्सप्रेशन. वंस यू गेट द एक्सप्रेशन, व्हाट यू डू इज पुट अपर लिमिट फर्स्ट, देन माइनस द लोअर लिमिट. पूरा एक्सप्रेशन में अपर लिमिट डाला, माइनस द लोअर लिमिट. तो माय आंसर शुड बी हाउ मच, इट विल बी 4 क्यूब माइनस 2 क्यूब अपॉन 3. 4 क्यूब कितना, 64 है ना, माइनस 8 विल बी
56/3 मिलेगा ना, समझ में आया क्या? दैट इज योर आंसर। थोड़ा चमका की बाउंसर, समझ में आ रहा है क्या चल रहा है? ठीक है, फर्क समझ में आया क्या? पहला मैंने क्या बोला तुमको कि अब तक जो बता रहा था वो इनडेफिनेट इंटीग्रेशन था, क्योंकि लिमिट्स नहीं दे रहा था तुमको मैं, और इनडेफिनेट होता है तो हम एरिया मिस करते हैं, उसके लिए आइडियली यू शुड राइट सी। समझ में आया क्या? मैंने लिखा है बट लिखना चाहिए। ओके, फिर मैंने क्या बोला कि देयर इज डिफरेंट काइंड ऑफ इंटीग्रेशन जहाँ पे सब कुछ सेम है बट लिमिट्स दे देंगे। नीचे जो लिमिट लिखा है उसको बोलेंगे लोअर लिमिट, ऊपर जो लिखा है वो अपर लिमिट। इट इंटरप्रेटेडली इट मीन्स दैट कि आई वांट एरिया फ्रॉम हियर टू हियर, ए टू बी। ओके, हाउ डू आई गेट दैट आंसर? सॉल्व इट नॉर्मली, जैसे इसको सॉल्व किया था वैसे इसको भी सॉल्व करेंगे। ठीक है, एंड देन एट द एंड यू सब्स्टिट्यूट द लिमिट्स, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। लिमिट कहाँ डालना है? एक्स के प्लेस पे, जहाँ पे वेरिएबल है वहां पर। समझा? अगर तुझे चाहिए तो तू सी भी ऐड कर सकता था यहाँ पे, बट कोई मतलब नहीं है। देख, इफ आई ऐड सी ऑल्सो व्हाट डू आई गेट? समझ ले, मैंने सी ऐड किया होता अगर तो क्या ही होता, मतलब यहाँ पे प्लस सी करते, फिर यहाँ भी प्लस सी आता और यहाँ पे प्लस सी आता, राइट? तो वो सी सी कैंसिल ही हो जाता है। समझ में आया क्या? अगर मैंने सी लिखा होता तो भी जब ब्रैकेट ओपन करते तो माइनस सी प्लस सी कैंसिल हो जाता। समझा ना? ठीक है, ओके। तो इसलिए हम नहीं लिखते हैं इन डेफिनेट इंटीग्रेशन, वी डोंट राइट सी बिकॉज एनी विच वेज इट विल गेट कैंसल्ड, तो देयर इज नो पॉइंट इन राइटिंग दिस सी। समझा? एनी क्वेश्चंस एनीवन? अच्छा, लास्ट पार्ट सुनो, ये एग्जांपल्स लिखेंगे अपन बट पहले समझ लो। दिस इज वेरी पॉपुलर, दिस यू विल सी अ लॉट। अभी 11 में देखने मिलेगा, इनडेफिनेट भी देखने मिलेगा और डेफिनेट भी देखने मिलेगा। ओके, जो अभी तुम लोग नहीं देखोगे वो है सर्कुलर या लूप इंटीग्रेशन। वो ऐसा कुछ है, देखो, इंटीग्रेशन ऑफ वाई डी एक्स लिखते हैं और यहाँ पे सर्कल ड्रॉ कर देते हैं ऐसे। ठीक है, सर्कल ड्रॉ किया है मतलब लूप। ठीक है, इसका मतलब ये है कि इमेजिन करो, मतलब इफ आई आस्क यू, एक कर्व का एरिया, एक कर्व दे दिया, बोला कि ए से शुरू करो और ए पे ही खत्म कर दो। if my upper limit and lower limit is same, then will I get any area under the curve? Answer is no. अभी यहाँ पे शुरू किया, यहीं पे खत्म करें तो क्या एरिया मिलेगा? कुछ मिलेगा ही नहीं। ठीक है, यहाँ से यहाँ गए या यहाँ से यहाँ आए तो कुछ तो एरिया मिलेगा। ठीक है, इफ माई अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट इज सेम देन आई विल नॉट गेट एनी एरिया अंडर द कर्व। डू यू एग्री और नॉट? समझ में आएगा? बट ऐसा हमेशा नहीं होता है। ठीक है, दिस इज ट्रू फॉर ओपन कर्व्स। कभी कभी क्या होता है कि इफ आई हैव क्लोज कर्व्स लाइक दिस सर्कल, क्लोज कर्व में क्या होता है, इफ आई स्टार्ट फ्रॉम हियर, ठीक है, एंड कम बैक टू द सेम पॉइंट अगेन, देयर माइट बी सम एरिया अंडर द कर्व। ओपन कर्व इसको बोलते हैं, खुला हुआ कर्व। समझ में आ रहा है क्या? अब तक जो आपने मैथ्स में किया था, बेसिक मैथ्स में स्ट्रेट लाइन, पैराबोला, हाइपरबोला सब ओपन कर्व था। ठीक है, सिर्फ एलिप्स कराया था और सर्कल। ठीक है, वो सब क्लोज कर्व था, राइट? ठीक है, क्लोज कर्व में क्या होता है कि अपर लिमिट लोअर लिमिट सेम हो सकता है और फिर भी एरिया अंडर द कर्व विल नॉट बी जीरो। ठीक है, समझा? तो वहां पे ना अवेयरनेस चाहिए होता है, मतलब कि अगर मुझे बताएगा नहीं कोई कि ऐसे किसने लिख दिया कि इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस समथिंग 2 dx और लिमिट लिखा 2 से लेके 2 तक, तो चांसेस क्या है? मैं तो सीधा जीरो लिख दूंगा आंसर। समझ में आया क्या? ठीक है, ओके। अनलेस कोई यहाँ पे सर्कल ड्रॉ करे ये बताने के लिए कि लूप है तो शायद आंसर जीरो ना हो। तो लूप, जब हम लोग लूप लगा देते हैं यहाँ पे तो इट मेक्स यू अवेयर कि भाई ये शायद क्लोज का हो सकता है, तो केयरफुली इंटीग्रेट करो। समझ में आया? इसके लिए हम लोग एग्जैक्टली फॉर्मुला यूज नहीं करते, वी लुक एट द सिचुएशन, वी लुक एट द शेप ऑफ द कर्व एंड अकॉर्डिंगली वी पुट द आंसर। समझा? तो ये अभी तुमको नहीं आएगा, ये बाद में जब मैं 12th में गॉसेस लॉ पढ़ाऊंगा या एम्पियर लॉ पढ़ाऊंगा वहां पे आएगा, तो अभी इसके बारे में भूल जाओ। पर अभी इतना ही पता होना चाहिए कि ऐसा सर्कल मार्क किया हुआ है मतलब अपर लिमिट लोअर लिमिट सेम है, क्लोज्ड कर्व की बात चल रही है। समझा? सॉल्व कैसे करना है वो सब बाद में करेंगे, बट यू अंडरस्टैंड द सिंबल्स। ठीक है, नो लिमिट्स इन डेफिनेट इंटीग्रेशन, limits are provided definite integration, it means that I am looking for area under specific coordinates only, मतलब यहाँ से यहाँ तक ही चाहिए, यहाँ पे पूरा एरिया दे दो मुझे। यहाँ पे क्लोज कर्व होगा इसलिए अपर लिमिट लोअर लिमिट सेम होगा, इसलिए ऐसा लूप बना कर रखा है। आई होप यू अंडरस्टैंड डिफरेंस। समझ में आया क्या? ठीक है, ओके। तो ये हम अभी नहीं, हमारे काम का है बाद में जब आएगा तब बताएंगे। एनी क्वेश्चन एनीवन? समझ में आएगा थोड़ा सा? ठीक है, अभी तो ये लिख लो। ठीक है, राइट दिस फर्स्ट एंड देन आई थिंक ये लिखने की जरूरत है तो लिख लो, लिखना तो लिखो, तुम्हारी मर्जी। यू कैन जस्ट ऐड की सी इज एडेड फॉर मिसिंग एरियाज एंड देन यू राइट वन एग्जांपल ऑफ दिस कि अगर लिमिट्स दिया है तो सॉल्व कैसे करते हैं। ठीक है, एंड वील प्रैक्टिस मोर क्वेश्चंस इसका ही। कॉपी दिस। जस्ट वन सेकंड, पॉज द रिकॉर्डिंग।
I'll solve one more sum, then second sum you can solve. Okay. Let's say we have x square plus 1. Okay. And they ask you integration of y dx. And they give you limits like this, -1 to +2. ऐसे कुछ लिखा है. Okay. Just observe what I'm doing. Then next sum you can solve. So integration of y dx will be x square plus 1 dx. Correct? Okay. And I told you to forget about the limits for some time. You just have to solve the problem first. That will be integration of x square dx plus integration of 1 dx, right? Integration of dx. सही है? Now what is the formula यहाँ पे? It is x raised to n plus 1 upon n plus 1, which is x cube by 3. Correct? है ना? और integration of dx is x. बरोबर? ठीक है? And then now you think about the limits. अब limits लगा लो. ठीक है? -1 से लेके 2 तक दिया है. Now you must know that जो नीचे लिखा है वो है lower limit, जो ऊपर लिखा है वो है upper limit, right? ठीक है? First step is to put the upper limit, right? तो आएगा जहाँ पर x है वहाँ पर, तो you have 2 cube upon 3 plus 2. That is the upper limit. See, जहाँ जहाँ पे x रखा है वहाँ पे I have put the upper limit, right? And then you subtract minus lower limit. Okay, lower limit is -1. Just substitute -1 here. What do you get? -1 cube upon 3 plus -1. And this should give what? 8 by 3 plus 2. Okay, minus. This is -1 by 3 minus 1. Correct है क्या? Okay, open the bracket. 8 by 3 plus 2 plus 1 by 3 plus 1. What do you get? This is 9 by 3, which is 3, right? Plus 3, 6. समझा? समझ में आया सबको? देखो जरा, देखो कैसे किया मैंने. पहले तो नॉर्मल फॉर्मूला लगाया, फिर अपर लिमिट सब्स्टिट्यूट किया, सारे जगह पे अपर लिमिट सब्स्टिट्यूट किया, माइनस लोअर लिमिट, एंड देन गेट द आंसर. कॉपी दिस एंड देन नेक्स्ट टाइम यू कैन सॉल्व. आई विल गिव यू. ये देख लो, इसमें कुछ क्वेश्चन पूछना तो पूछो, एंड देन वी डू द नेक्स्ट सम. Understand the problem. Once you have understood, then you can copy. Done? Try this. Y is equal to root x plus 2. And I want integration of y dx from 4 to 9. See what you are getting. So what do we have here? We have integration of root x plus 2. Observe what I am doing. Dx 4 to 9, right?
So we have integration of, forget about the limits right now, just focus on the integration part. Integration of root x dx plus integration of 2 dx, and this is actually x raised to 1 by 2, isn't it? And इसमें we can just take 2 outside, is integration of dx. ठीक है? And we know that कि इसको, this is x raised to n format, we can say that it is x raised to n plus 1 upon n plus 1, correct? ठीक है, we can write इसको half plus 1 upon half plus 1 plus 2. What is integration of dx? x. ठीक है, we put x. What is 1 by 2 plus 1? It is 3 by 2, isn't it? ठीक है, तो ये लिख सकते हैं ऐसे, we can write इसको x raised to 3 by 2 upon 3 by 2 plus x, sorry, plus 2x. ठीक है, अभी ये 2 को ऊपर ले लो, तो you have 2 by 3 x raised to 3 by 2 plus 2x. Now you should understand कि जो x raised to 3 by 2 लिखा है यहाँ पर देखो, x raised to 3 by 2, it is actually x cube raised to 1 by 2, isn't it? Basically it is root of x cube, or I can say it is basically x root x. Do you agree? x raised to 3 by 2 लिखा है, ठीक है, तो x cube raised to half लिख सकते हैं ना इसको. हाफ मतलब क्या है कि रूट, ठीक है, तो इट इज एक्चुअली एक्स क्यूब का रूट. व्हाट वी हैव x रेज़ टू 3/2 इज बेसिकली एक्स क्यूब का रूट, व्हिच इज व्हाट, x विल गो आउट एंड वी हैव 1x इन द रूट, तो x रूट x लिख सकते हैं इसको. समझ रहा है क्या क्या किया मैंने? x रेज़ टू 3/2 को मैंने x रूट x लिख दिया, एंड सो यहाँ पे वो करते तो यू गेट 3/2 x रूट x plus 2x. नाउ दिस लुक्स थोड़ा सा बेटर. ओके, and once I have solved the integration part, I can put the limits now. Okay, so limits would be, यहाँ पे 4 और 9 दिया है, 9 is the upper limit, 4 is the lower limit. Let's put the value. You have 2 by 3 9 root 9 plus 2 into 9, that is your upper limit. Okay, minus lower limit is 2 by 3 4 root 4 plus 2 into 4. ठीक है, एंड दैट वुड बी हाउ मच? दिस इज 9 इंटू 3 है ना, और ये भी 3 है, राइट? 3 3 ज़ा फिर 9 हो जाएगा, 9 इंटू 2 इज 18, राइट? प्लस 18 चलेगा? समझ रहे? देखो क्या किया मैंने यहाँ पे, 3 3 ज़ा, राइट? एंड रूट 9 इज ऑल्सो 3, 3 इंटू 3 इज 9, 9 इंटू 2 इज 18, तो ये 18 लिख दिया यहाँ पर. और यहाँ पर कितना है? 2 इंटू एक्स, सो 2 इंटू 9 दैट इज 18 अगेन. ओके, माइनस अगेन सेम थिंग. यहाँ पे कितना हो जाएगा? रूट 4 इज 2, ठीक है, और यहाँ पे 4 2 2 दैट इज 16 by 3. ओके, प्लस दिस इज 8, दिस विल बी हाउ मच? 36 माइनस दिस विल बी हाउ मच? 3 8 ज़ा 24, 24 प्लस 16 40 by 3, राइट? दिस विल बी 40 by 3, है ना? एंड व्हाट डू यू गेट? 40 by 3, फिर इसको कर लो, मतलब क्या आएगा देखो, दिस इज, है ना, इसको करेंगे सॉल्व. दिस विल बी 3 6 18 108 माइनस 40 द होल डिवाइड बाय 3, विच इज 68 by 3 इज करेक्ट. करेक्ट, गुड. एटलीस्ट 3 ऑफ यू गॉट. किसको इसको आया एक्चुअली? 1 2 3, यू ऑल्सो गॉट इट. गुड, समझ में आया क्या? इट्स जस्ट कैलकुलेशन. देखो कुछ है नहीं, मतलब कैलकुलेशन ही है. ओके, इससे मैथ है, मतलब फिजिक्स, मतलब जो एक्चुअल फॉर्मूला पार्ट था वो तो यहीं पे एक बार लगा दी तो मिल जाता है, बट यू वांट टू मेक द मैथ इजी, राइट? यू कैन कॉपी द आंसर. इफ यू हैव क्वेश्चंस यू कैन आस्क मी. एक और करेंगे बिफोर वी ब्रेक. Copy this quickly. I'll give you one more sum. If you got the answer, good. If you did not get, you have to see till where you are able to solve it. Okay. What was your mistake and what could you have gone right? आपको समझना है कि अपना मिस्टेक कहाँ पे है, आंसर ठीक है, मतलब हम कहाँ तक सोच पाए वो देखो.
I'm going to send an assignment which is based on the differentiation and integration. Because we have lecture tomorrow, right? I want you guys to solve that assignment and come. ठीक है, एक और कर लो. Y is equal to 1 upon x square plus 1 by x. And I want integration of y dx. From 2 to 4. Okay, look at this. So what do we have here? We have integration of 1 upon x square plus 1 by x dx. Forget about the limits for some time. So you have integration of 1 upon x square dx plus integration of 1 upon x dx, correct? अभी you know that कि this is x raised to minus 1, है ना? तो इसमें वो x raised to n का फॉर्मूला नहीं चलेगा because n cannot be minus 1. तो we have to use which one? ln वाला फॉर्मूला. तो ये ln x हो जाएगा. इसका डायरेक्ट फॉर्मूला है 1 अपॉन एक्स दिखा मतलब आंसर इज ln x. समझ में आया क्या? ठीक है, बट इधर पे यू हैव टू यूज बिकॉज यहाँ पे इफ यू टेक इट अप इट विल बी x रेज़ टू -2, है ना? मैं थोड़ा साइड में सॉल्व कर लेता हूँ इसको. ठीक है, देखो यहाँ पर. सो इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, सॉरी, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स स्क्वायर dx दैट विल बी इंटीग्रेशन ऑफ x रेज़ टू -2 dx. सही है ना? ठीक है, और यहाँ पे तो x -1 थोड़ी ना है, x तो -2 है, तो वी कैन यूज द फॉर्मूला. इट विल बी x रेज़ टू n+1 अपॉन n+1, इजंट इट? एंड व्हाट डू यू गेट? यू गेट x रेज़ टू -1 अपॉन -1. ठीक है, अब उसको क्या कर सकते हो तुम? इसको नीचे ले लो और -1 को ऊपर ले लो, तो माइनस व्हाट यू गेट -1/x. समझ में आया क्या? क्या मैंने ये x रेज़ टू -1 है, यू कैन टेक इट इन द डिनोमिनेटर. -1 को कहीं भी लिखो, ऊपर लिखो नीचे लिखो, क्या फर्क पड़ता है? मैंने ऊपर लिख लिया. समझ में आया क्या कर रहा हूँ मैं? देखो वापस से, दिस इज x रेज़ टू -2, तो x रेज़ टू n+1 अपॉन n+1, तो यू गेट x रेज़ टू -1 अपॉन -1. दिस विल गो इन द डिनोमिनेटर, इट विल बिकम 1 अपॉन x हो जाएगा ये, और ये -1 को मैंने ऊपर लिख लिया जस्ट टू मेक इट लुक थोड़ा बेटर. ओके, समझ रहा है? पक्का? सो आई नो दिस आंसर, ये वाला आंसर पता है. दिस विल बी -1/x. ठीक है, देखो मैंने कैसे सॉल्व किया है. अंडरस्टैंड लॉजिक? यहाँ पर आई कुड नॉट यूज दैट x रेज़ टू n का फॉर्मूला बिकॉज वी कैन नॉट यूज इट, बिकॉज वो इन्फिनिटी आंसर दे देगा. नाउ हैविंग दिस आंसर वी कैन जस्ट पुट द लिमिट्स. तो इट विल बी 2 and 4, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कर लो, आंसर आ जाएगा. तो अपर लिमिट क्या है? 4 है, तो -1/4 प्लस ln 4 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट इज 2, तो -1/2 प्लस ln 2, and that would give me -1/4. ब्रैकेट ओपन करो तो दिस विल बिकम प्लस 1/2 प्लस ln 4, ये वाला ln 4, and this is minus ln 2, and this would be how much? This will be 2 1/4 हो जाएगा ये. ठीक है, प्लस दिस इज log a माइनस log b. व्हाट इज दैट? log of a by b. तो आंसर इज 1/4 प्लस ln 2. एंड इफ यू रिमेंबर, मैंने शायद ln 2 का वैल्यू कभी तो बताया था एक लेक्चर में. इट इज 0.693. पता है तो ठीक, नहीं तो यहाँ पे इफ यू ड्रॉप इट इट्स फाइन. यू राइट ln 2 ऑल्सो, यहाँ तक भी चल जाएगा. इज मेकिंग सेंस? समझ में आया कैसे किया? ठीक है, देख लो एक बार. आई जस्ट पॉज. यस, व्हाट इज द क्वेश्चन? व्हाई यू कैन राइट ln s1? तो नहीं, मेरे से 1 क्यों है? If it is log of 10, if you say it is actually 1,
log e to the base e हो तो 1 लिख सकते हैं हम लोग। यहाँ पे तो कुछ और नंबर है ना, यहाँ पे तो कुछ 2 और 4 है, तो कैसे करेंगे? बेस e हुआ इसका मतलब आंसर 1 होगा, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, I'll just stop it once.